अंधेरी नगर की सर्द हवा उस दिन कुछ अलग ही थी। रात को जैसे हवा में सिर्फ ठंड नहीं बल्कि एक सन्नाटा, एक उदासी, एक अकेलापन भी घुला हो। नगर के घरों में चूल्हे जल रहे थे, रोटियों की खुशबू थी, रजाइयां खनक रही थीं। लेकिन नगर के किनारे जहां रास्ता कच्चा है और 2 कदम बाद घना सन्नाटा, वहां एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी खड़ी थी, मानो हवा के डर से खुद में सिमटी हुई। उसी झोपड़ी में रहती थीं 2 बहनें, बड़ी बहन भावना और छोटी बहन मालती। दोनों बहनें मिट्टी के बर्तन बनाकर जैसे तैसे अपना पेट पालती थीं। उनकी झोपड़ी में दीवारें थीं लेकिन सुरक्षा नहीं, छत थी लेकिन मजबूती नहीं थी, 2 कंबल थे लेकिन ठंड अब भी शरीर चीरती थी। दीदी देखो ना, देखो मेरी उंगलियां नीली हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्फ का सांप मेरे हाथों पर लिपट गया हो। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर रात और ठंडी हो गई तो क्या होगा? क्या हम सो पाने लायक भी बचेंगे? मालती सुन, मैं हूं ना, जब तक मेरे शरीर में सांस है मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हमने इससे भी बुरे दिन देखे हैं। याद है जब माँ और बापू चल बसे थे? उस दिन लगा था कि दुनिया खत्म हो गई, लेकिन हम खड़े रहे थे ना, तो आज भी खड़े रहेंगे। पर दीदी उस दिन हमारे पास सुरक्षित घर था, लोग थे हमारे साथ, लेकिन अब तो बस ये टूटी झोपड़ी है। हवा अंदर आ रही है, जमीन ठंडी है और कंबल हमारे बीच भी पूरा नहीं होता। घर दीवारों से नहीं होता, घर उस इंसान से होता है जिसके साथ बैठकर डर बांट सको, और वो मेरे लिए तू है। हमारा घर ये झोपड़ी नहीं, तू है, समझी? वो तो है ही दीदी, लेकिन मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि अगर भगवान हमें देख रहे हैं तो वो हमें ऐसी ठंड में अकेला क्यों छोड़ देते हैं? हमारे साथ क्यों कभी चमत्कार नहीं करते? शायद भगवान भी चाहते हैं कि हम मजबूत बने। कभी कभी वो हमें दुनिया की बुराई दिखाते हैं ताकि हम समझ सकें किसका साथ असली है और कौन सिर्फ बुरे नज़र का भूखा है। हम अकेले नहीं हैं मालती, हम बस परखे जा रहे हैं। दोनों बहनें बहुत मुश्किल से अपना जीवन बिता रही थीं। उनके माता पिता के गुजर जाने के बाद उनके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आ गई थीं, और अगली ठंड का मौसम भी उनके लिए एक चुनौती थी। पर नगर वालों ने भी कभी उनके ऊपर दया नहीं दिखाई थी। अगली सुबह जब दोनों बहनें बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाने जाती हैं, तब कुछ नगर वाले उनको देख के चिढ़ जाते हैं। अरे देखो देखो, फिर से ये अनाथ बहनें गुजर रही हैं। कपड़े फटे, बाल उलझे, आंखों में रोना। अजीब ही बोझ है नगर पर। उन्हें देखते ही पूरा दिन बेकार जाता है। कितने मनहूस हैं ये दोनों। इनसे दूर रहो, इनकी किस्मत खराब है। जिसके पास माँ बाप तक न बच पाए, उनकी तकदीर भला किसी और को क्या देगी? पता नहीं इन मनहूसों को प्रधान जी ने नगर में रखा ही क्यों है। दोनों बहनें नगर वालों की बात सुनकर उदास हो जाती हैं। उनकी बातों में सच कम, जहर ज्यादा था। दोनों बहनें उनकी बातों को फिर अनसुना करके अपने काम के लिए निकल गईं। लेकिन उनके नगर में एक जहर से भी जहरीला आदमी था, धर्मपाल बनिया। एक दिन भावना चावल मांगने नहीं, उधार वापस चुकाने गई थी। अच्छा, तो आखिर तुम आ ही गई। सोचा था तुम दोनों तो गायब ही हो गई। चलो बताओ, अब क्या चाहिए? धर्मपाल जी, पिछले महीने का उधार चुकाना था, लेकिन हम पूरी रकम नहीं ला सके। थोड़ा समय और दे दीजिए। हम अच्छी जगह तलाश रहे हैं जहां हम अपने बर्तनों को अच्छे दाम में बेच सकें। अरे ये बर्तन बेच के कितना ही कमा लोगी, और तुम दोनों कितना कोशिश करती हो अपना घर अच्छे से चलाने की, लेकिन कोशिश सही दिशा में भी तो होनी चाहिए। तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो, काम भी मिलेगा और रात की ठंड भी नहीं लगेगी। धर्मपाल जी, काम दिन में होता है, रात में कैसा काम कराएंगे आप? क्या बोलना चाहते हो? समझदार लड़की हो, सब समझती हो। जिंदगी में बचने के लिए कभी कभी लोगों से तालमेल रखना पड़ता है, वरना लोग कुचल देते हैं। और वैसे भी तुम दोनों को तो नगर के कई लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। एक मैं ही हूं जो तुम दोनों का मोल जानता हूं। भावना ने बात नहीं बढ़ाई। भावना समझ गई धर्मपाल क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। भावना को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रही और वहां से निकल आई। अब रात गहराती गई, ठंड और तेज हो गई।
हवा झोपड़ी को हिला रही थी और इसी बीच दरवाजे पर ठक आवाज हुई। भावना बाहर आई तो देखा कि नगर का एक व्यक्ति वीरू आया हुआ था। वीरू भैया, आप यहाँ इतनी रात को? हाँ तो अब और क्या करूं? आने को मजबूर जो कर दिया तुम लोगों ने। अरे मुझे नगर के लोगों ने बोला था कि ये दोनों बहनें किसी काम की नहीं हैं। फिर भी पता नहीं क्यों मैंने किसी की बात नहीं सुनी और तुम दोनों से काम करवाया। वीरू की आवाज सुनकर मालती भी बाहर आ जाती है। अरे वीरू भैया, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? हम आपका ही काम कर रहे थे। आपको मिल जाएंगे आपके मटके, हमें बस और कुछ दिन दीजिए। हाँ भैया, आपने हमसे मटका खरीदने को सोचा, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन मटके इतनी जल्दी कैसे बनेंगे? दिन में ज्यादा धूप नहीं निकल रही है इन दिनों तो। मटके हम बना भी लेंगे तो सूख नहीं पा रहे, इसलिए देर हो रही है। अरे मैंने पहले ही बता दिया था तुमको कि मुझे 1 हफ्ते में चाहिए, लेकिन अब 10 दिन होने को है। अरे मेरे समय का भी तो कोई महत्व है। मुझे मेरे मालिक ने बोला था कि मटका 1 हफ्ते में चाहिए, लेकिन तुम लोगों के वजह से मुझे गाली सुननी पड़ रहा है। तुम लोग दिन रात काम करो और मुझे मेरे मटके दे दो, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। भैया, आप इतना कठोरता क्यों दिखा रहे हैं? हम कर तो रहे हैं। हमसे जितना बन पड़ता है, हम रात को चाहकर भी काम नहीं कर पाते। हमें ठंड लगती है, हमारे पास पहनने को गर्म कपड़े भी नहीं है, बस 2 फटी हुई कंबल है। आप हम पर एहसान कीजिए, हम जल्दी जल्दी बना देंगे मटके, आप पैसे मत काटिए। सुनो भावना, मेरे सामने भावुक होने की जरूरत नहीं है। मैं भी कर्मबद्ध हूँ, मुझे भी मेरे मालिक को जवाब देना होता है। वे मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। मटका कल देना है तो दो, नहीं तो मुझे मजबूरन दूसरे नगर से बनवाना होगा। ऐसा मत कीजिए भैया, आप हम पर दया कीजिए। हमने पहले ही कुछ मटके बना लिए हैं और मटके बनाने के लिए मिट्टी भी तैयार किया है। आप बस कुछ दिन दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानता और अब इसके बारे में बहस भी नहीं करनी है मुझे। कल तक पूरे 30 के 30 मटके मिल जाने चाहिए। ये बोल के वीरू वहां से चला जाता है और दोनों बहनें घर के भीतर चिंता में बैठ जाती हैं। दीदी, अब क्या होगा? हमने तो बस कुछ ही मटके बनाए हैं। कल वीरू भैया को पूरे 30 मटके देने होंगे, नहीं तो वो हमें पैसे नहीं देंगे और इतने दिनों की मेहनत और समय बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास बहुत से उधारी हैं। मैं समझ रही हूँ बहन, लेकिन अब चिंता नहीं, काम करना होगा। आजकल कोई किसी की परेशानी नहीं देखता, सबको अपना फायदा चाहिए। और वैसे भी नगर के ज्यादातर लोग तो हमें मनहूस ही मानते हैं। पता नहीं दीदी, हमारी किस्मत ही खराब है या फिर हमारी भगवान द्वारा परीक्षा ली जा रही है। ये सब छोड़ बहन, आज पूरी रात काम करना होगा ताकि कल सुबह वीरू भैया को पूरे 30 मटके दे सकें। तू मेरी थोड़ी सी मदद करके सो जाना, तुझे रात तक मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ रात भर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दीदी मटके कल तक सूखेंगे कैसे? ये तो नामुमकिन है दीदी। सब होगा, मैंने सोच लिया है। मेरे पास एक नया विचार आया है। धूप नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम आग में गीले ढीले मटकों को सुखा लेंगे। देखना कल तक हो जाएगा, भगवान हमारे साथ हैं। ये बोल के भावना मटके बनाने के काम में लग जाती है और मालती भी भावना का साथ देती है। दोनों बहनें पूरी रात मटके बनाती और आग के सामने सूखने रख देती। ऐसे ही दोनों बहनें पूरी रात मेहनत करती हैं। रात की हवा ने जैसे आखिरी सांसें ली थीं, पर झोपड़ी के बाहर 2 शरीर थके हुए पर हौसले जिंदा। दोनों बहनों ने रात भर काम किया था, बिना नींद के, बिना आराम के, सिर्फ मिट्टी और उम्मीद के बीच टिकी रहीं। मटके एक के बाद एक तैयार हुए। कुछ पर दरारें थीं, कुछ थोड़े अधूरे थे, पर सब काम पूरा हुआ। रात खत्म हुई, लेकिन थकान इतनी कि जैसे पेट के अंदर कोई पत्थर रख दिया गया हो। भावना और मालती एक दूसरे का सहारा बनकर बैठी थी। दोनों की आंखों में नींद के अल्फाज, पर मुस्कान आंसू से भी मधुर। दोनों कुछ समय बाद थके हारे घर के भीतर गए। मालती, हमने कर दिखाया। पूरी रात बिना सोए मेहनत की, पर काम पूरा हो गया। तू देखना, धीरे धीरे हमारी थकान भी कम होगी और ये मटके भी बेचकर रोटी मिल जाएगी। तू थोड़ी देर बैठकर तबीयत संभाल ले, मैं आग को अब बुझा देती हूँ। दीदी, मेरे हाथ थक गए हैं, सीना कुछ भारी सा लग रहा है, पर आपके जज्बे और तरकीब से हमने मटके तैयार कर लिए।
अब बस वीरू भैया को मटके देके उनसे पैसे लेके उधारी ही चुकानी है, और जो पैसे बचेंगे वो घर के काम आएंगे। हाँ बहन, ये तो है, लेकिन ये अकेले मुझसे संभव नहीं था। अगर तू नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। लेकिन बहन, तू कमज़ोर सी दिखाई दे रही है, तू पहले आराम कर, मैं जल्दी लौटती हूँ। अपनी दीदी के कहने से मालती थोड़ा चारपाई पर लेट गई और उसने आंखें बंद कर ली, पर नींद नहीं आई। उसका चेहरा पीलापन लिए था, जैसे चेहरे से रंग ही उधड़ गया हो। वो खुद को झकझोर कर लेती रही, क्योंकि बेचैनी सी हर पल बढ़ रही थी। सूरज की किरणें अब तेज हो चुकी थी, पर दोनों बहनों के अंदर सर्दी अभी भी ज्यों की त्यों थी। ठंडी हवा जैसे मालती की हड्डियों में उतरती जा रही थी। भावना ने सारे मटके एक जगह रखा और वीरू का इंतजार किया। कुछ समय बाद वीरू एक आदमी को लेकर आया और सारे मटके एक ठेले में रखवाए और भावना को पैसे दे दिए। भावना, मैं अभी ये ले जा रहा हूँ, लेकिन अगर मटके ढीले लगे तो मुझे मालिक से डांट पड़ सकती है, तो इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो पैसे वापस करना होगा। और हाँ, नगर वालों का कहना है कि ठंड बहुत भयंकर होगा इस बार, तो मैं कहता हूँ कि अभी से मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा मटके बना लेना, ताकि कड़ाके की ठंड में काम ना करना पड़े। वीरू भैया, मटके हमने बहुत अच्छी मिट्टी से बनाई है और बहुत समय लगाकर हमने मटकों को अच्छे से सुखाकर मजबूती दे दिया है, तो आप परेशान मत होइए। और धन्यवाद आपने हमसे मटके खरीदे और हमारे बारे में सोचने के लिए। मैं भी सोच रही थी ज़्यादा ठंडी आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मटके बना लूँ। अगर आपको और कभी मटके चाहिए तो आप ज़रूर से बोलना भैया। भावना की बात सुनकर वीरू सारे मटके ठेले में ले चला गया और भावना घर के भीतर जाकर देखती है कि मालती की सांसें अब अनियमित होती जा रही थी। बहन, तेरी तबीयत तो और भी बिगड़ रही है। कल रात के ठंड की वजह से तुझे सर्दी लग गई है। रात भर खुले आसमान के नीचे थे हम, शायद इसीलिए ये हुआ है। मैं जाके वैद्य रामकिशन जी से तेरे लिए दवाई ले आती हूँ। नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। दवाई में बेकार पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। भावना का मन नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी गरीबी के हालात के मारे वो मालती की बात मान लेती है और दवाइयों में पैसे खर्च नहीं करती। लेकिन दिन बीतते ही शाम को मालती की ठंड और बढ़ती गई। उसके होंठ नीले पड़ने लगे, चेहरा अगल बगल टेढ़ा सा हो गया। भावना ने तुरंत उसके माथे पर हाथ रखा, बुखार की गर्मी को ठंडा करने की कोशिश करते हुए। मालती, बोलो कुछ। मेरी आंखों में देख, क्या तुझे तेज बुखार है? बता, क्या तुझे दर्द हो रहा है? मालती ने अपनी दीदी के छूने पर आंखें खोली और कहा, दीदी, सिर में आग सी जल रही है, लेकिन शरीर में ठंड और ज्यादा लगती है। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे दांत कटकट कर रहे हैं और शरीर बहुत दर्द कर रही है। भावना की आंखों से आंसू छलक आए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वे लोग कम उम्र के और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इसीलिए उनको बुखार को कम करने के लिए क्या क्या करना होता है वे नहीं जानते थे। ठीक है, मैं ठीक कर दूंगी। तू यहाँ बैठ, मैं पानी गर्म करके लाती हूँ। थोड़ा मालिश कर दूंगी और फिर मैं वैद्य जी को बुला लाऊंगी। भावना ने लकड़ी जलाकर पानी गर्म करी और उसको गर्म पानी से मालिश दी, पर गर्म पानी से भी मालती की ठंड कम नहीं हुई। उसका शरीर कांप रहा था और हर सांस कठिनाई से आ रही थी। भावना ने मालती का तापमान उसके माथे पर मापा। माथे पर पसीना और बुखार का संकेत साफ था। मालती, तू मेरी बहन है और मैं तुझे किसी भी हालत में तकलीफ होने नहीं दूंगी, और मैं अभी वैद्य जी के घर जाकर उनको ले आती हूँ। तू बस थोड़ा सब्र रखना, और अगर वैद्य जी घर में ना भी मिले तो मैं किसी से मदद मांगकर भी दवा लाऊंगी। कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगी। ये बोल के भावना जल्दी जल्दी रात को ही बिना ठंड की परवाह किए वैद्य के घर उनको बुलाने जाती है। भावना की किस्मत अच्छी थी कि वैद्य जी घर पर ही थे, और जब कुछ समय बाद वैद्य जी को भावना अपने साथ ले जा रही होती है, तब नगर के कुछ बिगड़ैल युवक उनसे गलत व्यवहार करते हैं। ओहो, देखो तो ये सब क्या हो रहा है हमारे नगर में। लोग अब अपना घर चलाने के लिए अपने पिता की उम्र के लोगों से रिश्ता रखने लगे हैं। हाँ भाई, सही बोल रहे हो। अगर हमें भी ऐसा अवसर मिले तो हम भी चाह रखेंगे। हम भी तो रोजगार वाले लड़के हैं, पता नहीं हमें कब मिलेगा ऐसा अवसर। भावना पहले ही अपनी बहन को लेके बहुत परेशान थी, और अब ये सुनकर भावना को बहुत गुस्सा आया और उनके तरफ गुस्से में गई और बोली, अरे ओ रोजगार वाले पुरुषों,
तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या, किसी की मजबूरी ना समझ के किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाते हुए? अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती और वो भी मुश्किल हालत में होती तो क्या उसे भी ऐसे ही बोलते? क्या यही सिखाया है तुम्हारे घर वालों ने? भावना की ऐसी बातें सुनकर दोनों युवक शर्म के मारे चुप हो गए और भावना और वैद्य फिर से भावना के घर की ओर निकले। कुछ समय बाद जब वैद्य और भावना घर पहुंचे तब मालती की हालत बुखार के चलते बहुत खराब हो गई थी। वैद्य जी ने तुरंत मालती को देखा और उसे कुछ दवाई पिला दी और कुछ दवाई आगे के लिए दे दी। बेटी भावना, तू अब चिंता मत कर, तेरी बहन अब जल्दी ठीक हो जाएगी। बस उसे ज्यादा ठंडी लगने मत देना और कुछ दिन तक गर्म पानी ही पिलाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। अगर आज आप नहीं होते तो क्या होता? आपने आज बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पे। आप बताएं आपका कितने पैसे हुए? अरे नहीं बेटी, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। मुझे पाप की भागीदारी मत बनाओ। तुम दोनों बड़े मुश्किल से तो अपना पेट पाल रहे हो, तो मुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों नगर की बेटियां हो तो मेरी भी बेटी जैसे ही हो। और हाँ, आज मुझे तुम्हारी साहस देख के बहुत अच्छा लगा। कैसे तुमने आज उन बिगड़ैल युवकों को सबक सिखाया। वे लोग हैं ही उस काबिल। तुम बहुत साहसी हो और ऐसे ही साहस से अपने और अपने बहन का साथ बनाए रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। आप जैसे लोगों की वजह से ही तो इस नगर में रहने में अच्छा लगता है, नहीं तो हमें तो बहुत से लोग देखना भी पसंद नहीं करते। चलिए वैद्य जी, मैं आपको आगे छोड़ कर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। तुम बस अपने बहन का ध्यान रखो और हाँ, उसे ठंड लगने मत देना। वैद्य वहां से चला जाता है। और भावना मालती को अपना कंबल भी उड़ा देती है और रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। कुछ समय बाद भावना मालती के लिए खाना लाती है। दीदी, तुमने मेरी जान बचा ली है। मैं डर ही गई थी। पता नहीं अचानक से क्यों इतना तबीयत खराब हो गई थी। मेरा तो जैसे शरीर टूटने को दौड़ रहा था। धात पगली, बुखार से भला किसी की जान जाती है क्या? तो बेकार में ही डरती है। अब तो ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा शांत रहे और खा पी ले। ठीक है दीदी, लेकिन ये बताओ कि दवाइयों में पैसे कितने गए और किराने की दुकान की उधारी चुकाने लायक पैसे बचे या नहीं? दीदी, तू ये सब चिंता मत कर। वैद्य जी ने पैसे नहीं लिए और अब से मैंने सोचा है कि तू ठंड में ज़्यादा काम नहीं करेगी। तुझे बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है और तू ऐसे ही बीमार पड़ जाती है। तू ऐसे बीमार पड़ती है तो मेरा दिल कांप उठता है बहन। हमारे पास ज़्यादा ठंड के कपड़े भी नहीं है, एक रज़ाई भी नहीं है जो कि हम उसे ओढ़ के काम कर सकें, तो इसीलिए तू चूल्हे के सामने या कंबल डाले हुए रहेगी। नहीं दीदी, मैं ऐसे आराम से बैठ के तुम्हें दिन रात काम नहीं करने दूंगी। मेरी भी इस घर के प्रति कोई दायित्व है। भले ही मुझे सर्दी लगे, लेकिन मैं भी तुम्हारी साथ दूंगी। अच्छा, ठीक है बहन, तुझसे भला कोई जीत सकता है, लेकिन ध्यान रखना तुझे ज़्यादा ठंड लग ना पाए, नहीं तो तेरी हालत कभी भी बिगड़ जाती है। अगली सुबह भावना रसोई के चूल्हे पर खिचड़ी पका रही थी, पर उसका दिल कहीं और था। उसको अपनी बहन के लिए अब भी चिंता हो रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद ठक, दरवाजे पर दस्तक गूंजी। मालती चौंकी। भावना ने जल्दी से पल्लू सीधा किया और दरवाजा खोला। दरवाजे पर वीरू खड़ा था और उसके पीछे एक सादे लेकिन गरिमामय कपड़े पहने उम्रदराज आदमी खड़े थे। उस आदमी के चेहरे पर वर्षों का अनुभव, पर दिल में अभी भी लोगों को पहचानने की नमी थी। भावना देख, मैं इनको लेकर आया हूँ। ये मेरे मालिक हैं, ठाकुर विश्वनाथ सिंह। जो मटके तुमने हमें दिए थे वो इन्हें बहुत पसंद आए। नमस्ते मालिक जी, अंदर आइए। मालिक जी झोपड़ी के भीतर तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने झोपड़ी के चारों ओर नजर दौड़ाई और अनुभव किया कि दीवारों में दरारें थीं, फर्श मिट्टी का, छत पर घास की चादर, लेकिन हवा में मेहनत की महक थी। बेटी, तुम्हारा काम बहुत महीन है। मटके मजबूत भी हैं और सुंदर भी। हमारे दही के कारोबार में ऐसे मटके खास काम आते हैं। दही मिट्टी के बर्तन में ही ठीक से जमता है। काफी जगह ढूंढी, पर तुम्हारे जैसा मटके बनाने वाली हाथ नहीं मिला। थोड़ी देर बाद मालती भी बाहर आती है। मालती की हालत अब भी ठीक थी, कमजोरी थी, लेकिन ठाकुर को सम्मान देने के लिए वो भी अपनी दीदी के पास खड़ी रही।
हमने तो बस ज़रूरत में काम किया था मालिक जी। हमारे पास बहुत साधन नहीं, बस दिल और मेहनत है। अगर आपको इतना पसंद आया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही तो असली पूंजी होती है बेटी, बाकी सीख सीख कर मिल जाती है। तुम दोनों बहुत मेहनती हो और काबिल और संस्कारी भी, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मालिक, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? बेटी, मैं साफ साफ बोलता हूँ, अगर तुम राजी हो तो अभी से हम हर महीने 300 मटके तुम बहनों से खरीदेंगे। कीमत हम नहीं देंगे और तुम लोग तय करोगे। भावना ने अविश्वास में आंखें उठाई और मालती की आंखों में चमक आ गई। 300? मालिक जी, हम 2 ही लोग हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। अगर आप वादा करें कि हमारे काम का आप अच्छा कीमत दोगे और हमें हमारी काम के लिए इज्जत दोगे, तो हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। ठाकुर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो नम्रता से बोला, हाँ हाँ बेटियों, इज्जत पहले, पैसे बाद में। हम तुम दोनों को अपना परिवार समझेंगे और कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देंगे। तुम लोग चिंता मत करो, मुझे मेहनती और अच्छे दिल के लोग बहुत पसंद हैं और तुम दोनों भी उन्हीं में से हो। ठाकुर की यही बात भावना के दिल में गहरी उतर गई। वो और मालती बहुत खुश हो गए। तुम दोनों चिंता मत करो, मैंने तुम दोनों के बारे में इन्हें सब बता दिया है, इसीलिए इन्होंने तुम्हारे घर आकर बात की। ये अपने ईमान के बहुत पक्के हैं और कभी किसी गरीब का बुरा नहीं चाहते, बस समय के पक्के हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरू भैया, आपने हम पर ये बहुत बड़ा एहसान किया है। जहाँ कई नगर वाले हमें ताना देते हैं और लोग हमें मनहूस मानते हैं, वहीं आपने हमारे बारे में सोचा। पता नहीं आपका किस मुंह से धन्यवाद करूं। अरे मालती, तुम दोनों मेरे भी बहन जैसे हो। बस उस दिन काम का चिंता था, इसीलिए कुछ कठोरता से बोल गया था। मुझे माफ कर देना उस दिन के लिए। और हाँ, धन्यवाद मुझे मत कहो, ठाकुर जी से कहो। दोनों बहनों ने ठाकुर को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और ठाकुर उन्हें मुस्कुरा के विदा लिए चला गया। वीरू जाते जाते भावना से चुपचाप बोला, भावना, तुम लोग अब अकेली नहीं हो। नगर तुम्हें अब अलग नजर से देखेगा। जब नगर वाले जानेंगे ना कि तुम लोग ठाकुर जी के वहाँ काम करते हो, तो देखना सब लोग कैसे तुम दोनों से प्यार से बात करेंगे। भावना ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया, क्योंकि वो जानती थी लोगों की नज़र नहीं, बस अपने बहन को सब खुशियाँ देना ही उसके लिए सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, हमें एक अच्छी और प्रेरणादायक कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।